एसीपी यानी कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, जो हु से भी एक पुरानी इंस्टीट्यूशन है, जो अपने रिसर्च के द्वारा विभिन्न प्रकार के डिजीज के एक मेजरमेंट को सारे संसार में पब्लिश करती है और सारे संसार के डॉक्टर्स इसको फॉलो करते हैं। आज हम लोग बातें करेंगे कि किस तरीके से जो मेजरमेंट एसीपी के द्वारा बतलाया गया है शुगर पेशेंट के लिए, वो कितना घातक है और इसके कारण शुगर पेशेंट की संख्या केवल अमेरिका में ही नहीं बल्कि सारे संसार में तेजी से फैलती जा रही है। और इसके साथ शुगर के कारण जो अन्य डिजीज होते हैं वे भी सारे संसार में तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे कि आंखों की समस्या, लीवर की समस्या, किडनी की समस्या, पुरुषों में इंपोटेंसी का होना यानी कि काम शक्ति का कम होना, स्किन के डिजीज, ये सभी रोग बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और इसका रीजन केवल एक है, एसीपी के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है वो इतना बढ़ा कर दिया गया है जहां पर पहुंच जाने पर शुगर पेशेंट बहुत अधिक डैमेज होने लगते हैं। आज हम लोग उनके वेबसाइट पर चलते हैं और इसे जानते हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है लोगों में जागरूकता को फैलाना, और मैं अपने तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूं। मैं जो भी आपको बतलाऊंगा वो उनके वेबसाइट पर ले जाकर ही आपको दिखलाऊंगा, और इसके कारण जो विभिन्न तरह के डिजीज शुगर के मरीजों में होती है उसे भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन पहले मैं इसके उद्देश्य के बारे में आपको बतला रहा हूं। एसीपी इस तरह के गाइडलाइन को क्यों जारी कर रही है? ध्यान से देखा जाए तो इसका केवल एक ही उद्देश्य नजर आता है, दवाइयों की बिक्री। जब लोग ज्यादा बीमार होंगे तो सारे संसार में एलोपैथिक मेडिसिन की बिक्री भी बहुत अधिक होगी। आप साधारण शब्दों में कह सकते हैं ये एक बहुत बड़ा हेल्थ स्कैम है और इसे हर व्यक्ति को जानना चाहिए। चलिए एसीपी के वेबसाइट पर चलते हैं और इसे देखते हैं। वीडियो के अंत में जानेंगे कि हमारा रियल शुगर का जो मेजरमेंट है, फास्टिंग का, पीपी का या HbA1c का, सेरम इंसुलिन का या सी पेप्टाइड का, इन सभी को भी हम लोग जानेंगे। और यदि हम उस मेजरमेंट को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को शुगर जैसे खतरनाक महामारी से बचा पाएंगे। चलिए इसके वेबसाइट पर चलते हैं। यह है एसीपी की वेबसाइट यानी कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस की वेबसाइट, और यह एक बहुत ही पुरानी संस्था है। आप यहां पर देख सकते हैं कि इसकी स्थापना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के भी पहले हुई है 8 जनवरी 1915 को, और इसमें 1,61,000 के लगभग इसके सदस्य हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके काफी बाद में आई और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके द्वारा जो मानदंड स्थापित किया जाता है उसे लगभग संसार के सभी एलोपैथिक डॉक्टर्स मानते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। और आज मैं आपको यही बतलाने जा रहा हूं कि डायबिटीज से रिलेटेड जो इन्होंने अपने गाइडलाइन को बतलाया, उस गाइडलाइन का किस तरीके से नुकसान शुगर के पेशेंट को होता है और इनकी गाइडलाइन कितनी भ्रांतिपूर्ण है। चलिए इसे हम लोग जान लेते हैं। इनके गाइडलाइन को जो यहां पर इन्होंने दिया है इसे मैं आपको हिंदी में बतलाऊंगा और फिर आप खुद सोच कर देखें ये एक कितना बड़ा षड्यंत्र यानी कि कॉन्स्पिरेसी है। अब आप एसीपी के इस रिपोर्ट के हिंदी को देखिए और यहां पर यह स्पष्ट रूप से बतलाता है कि HbA1c 6.5 तक आ जाने के बाद काफी घातक हो जाता है। एसीपी बतला रहा है इसे ज्यादा बेहतर होगा कि हम 7 से 8% के लगभग इसको सेट कर दें। तो 7 से 8% तक यदि जब इसके लक्ष्य को सेट किया जाता है तो उस समय तक कोई भी व्यक्ति बहुत सीवियरली डायबिटिक हो चुके होते हैं। यहां पर इसके रिपोर्ट में यह स्पष्ट बतलाया गया है कि एसीपी के विश्लेषण से यह पता चला कि ब्लड शुगर को 7% से कम लक्ष्य करने की तुलना में लगभग 8% लक्ष्य करना अधिक सुरक्षित है। अब यहां पर जब HbA1c 6.5 के बाद ही काफी खतरनाक हो जाता है तो इसे एसीपी के गाइडलाइन में कहा गया है कि आप इसे 7% से भी हटाकर 8% के लगभग इसका लक्ष्य निर्धारित करें, यह काफी सुरक्षित होगा। इतना ही नहीं, अब आप आगे देखें एसीपी की जो अन्य सिफारिशें हैं उसमें आप इन सिफारिशों को पढ़कर देखें। नंबर 1 कि चिकित्सकों को प्रत्येक मरीज के लिए व्यक्तिगत उपचार लक्ष्य तय करना चाहिए। इसमें दवा के लाभ और हानि, मरीज की प्राथमिकताएं, उनकी समग्र सेहत, जीवन प्रत्याशा, उपचार का बोझ और खर्च शामिल होना चाहिए।
चलिए, ये बात तो जहां तक देखा जाए ठीक है। अब हम लोग इसके सेकेंड पॉइंट पर विचार करते हैं। दूसरी पॉइंट में एसीपी कहता है 6.5% से कम HbA1c स्तर प्राप्त करने वाले मरीजों के लिए दवा की मात्रा घटाने या किसी दवा को बंद करने पर विचार करना चाहिए। यह बिल्कुल गलत है। यदि हम इस समय दवा को बंद कर देते हैं तो डायबिटीज घटने की जगह पर हमारे शरीर में अब गहराई के साथ अपने जड़ को जमाना प्रारंभ कर देगा और यह हमें विभिन्न तरीके से डैमेज करेगा। अब नंबर 3 को आप देखिए। यहां पर एसीपी के गाइडलाइन में कहा गया है जिन मरीजों की जीवन प्रत्याशा 10 वर्ष से कम हो, 80 वर्ष से अधिक उम्र, जिन्हें डिमेंशिया, कैंसर, अंतिम चरण की किडनी बीमारी, गंभीर फेफड़ों या हृदय रोग या जो नर्सिंग होम में रह रहे हैं, उनके लिए ब्लड शुगर नियंत्रण की बजाय लक्षणों को प्रबंधित करने पर ध्यान देना चाहिए। तो जब लक्षणों को ही केवल नियंत्रित किया जाएगा तो रोग का निदान फिर कैसे संभव होगा। अब इसके 4th पॉइंट पर ध्यान दें। एसीपी के गाइडलाइन में कहा गया है यदि सिर्फ आहार और जीवन शैली परिवर्तन जैसे व्यायाम, डाइट, वजन नियंत्रण के माध्यम से ब्लड शुगर कम किया जा सकता है तो अधिक सख्त लक्ष्य उपयुक्त हो सकते हैं। तो ये एक भ्रांतिपूर्ण गाइडलाइन है और यहाँ पर इसे फॉलो करने पर निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति का ब्लड शुगर बढ़ेगा ही और घटेगा बिल्कुल भी नहीं। अब 5th पॉइंट पर ध्यान दें। एसीपी का सुझाव है कि डॉक्टर के प्रदर्शन को मापने के लिए बनाए गए कोई भी दिशा निर्देश HbA1c लक्ष्य को 8% से कम ना रखें और 80 वर्ष से अधिक उम्र या गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए कोई विशेष HbA1c लक्ष्य निर्धारित ना करें। तो इस परिस्थिति में तो पेशेंट का डेथ निश्चित रूप से हो जाएगा। तो ये सभी गाइडलाइन एसीपी के द्वारा जारी किया गया है। आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं ये कितना घातक और भ्रांतिपूर्ण गाइडलाइन है और इसका प्रभाव संयुक्त राज्य अमेरिका में भी पड़ा है, जहां पर 3 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, जिनमें 90 से 95% को टाइप 2 डायबिटीज है। हालांकि यह रोग आमतौर पर 45 से अधिक उम्र के लोगों में पाया जाता है, लेकिन अब यह बच्चों, किशोरों और युवा वयस्कों में भी बढ़ रहे हैं। इस गाइडलाइन के आधार पर यदि डायबिटीज का इलाज किया जाएगा तो यह आसानी से समझा जा सकता है कि रोग घटने की जगह पर बढ़ते चले जाएंगे और इससे जो संबंधित बीमारी है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगेंगे। डायबिटीज एक ऐसा रोग है जो हमारे शरीर के लगभग सभी इंटरनल ऑर्गन्स को यह डैमेज करता है, जैसे हार्ट से जुड़ी हुई डिजीज जिनमें कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर या फिर धमनियों में रुकावट आदि प्रमुख हैं। इसके अलावे हमारी तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर भी हो जाती है और इसके कारण पैर और हाथों में झुनझुनी, दर्द और सुन्नपन होने लगती है। इसके अलावे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हृदय गति और मूत्राशय से जुड़ी हुई समस्याएं भी आने लगती है। इसके अलावे किडनी से जुड़ी हुई समस्या भी हो जाती है और गुर्दे की बीमारियों में डायबिटिक नेफ्रोपैथी किडनी फेल्योर का कारण बन सकती है। प्रोटीन यूरिया, पेशाब में प्रोटीन का रिसाव होने लगता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज CKD हो जाते हैं और इस बीमारी से किसी भी पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। साथ ही आंखों की बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, इससे रेटिना को नुकसान पहुंचता है, अंधापन का कारण भी यह बन सकता है। ग्लूकोमा, आंखों पर दबाव पड़ना, मोतियाबिंद, लेंस का धुंधलापन आदि भी होने लगता है। तो इस तरीके से डायबिटीज हमारे आंखों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावे पैरों से जुड़ी समस्याएं भी हो जाती है। डायबिटिक फुट अल्सर, गैंग्रीन, ये बड़ी कॉमन डायबिटिक प्रॉब्लम है। इसके अलावे त्वचा से जुड़ी हुई समस्याएं भी होती है, जैसे बैक्टीरियल और फंगल संक्रमण होना, डायबिटिक डर्मोपैथी हो जाना, त्वचा पर काले या भूरे रंग के धब्बे बन जाना, नेक्रोबायोसिस लिपोइडिका हो जाना, त्वचा पतली और चमकदार हो जाती है। और इसके अलावे हमारे लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम भी डैमेज हो जाते हैं और नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज हो जाता है। गैस्ट्रोपैरेसिस हो जाता है, यानी कि पाचन धीमा हो जाता है। अपच और उल्टी की समस्या होने लगती है। कब्ज और दस्त होने लगते हैं। चूंकि हमारी तंत्रिका तंत्र भी
प्रभावित होती है और इस कारण डाइजेस्टिव प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जल्दी इन्फेक्शन हो जाने का खतरा डायबिटिक लोगों में ज्यादा रहता है। साथ ही कहीं कट लग गया, घाव बन गए तो भरने में देरी होने लगती है। और इतना ही नहीं, रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ इश्यू भी आने लगती है। पुरुषों में इरेक्टाइल डिफंक्शन हो जाता है, नपुंसकता आ जाती है। महिलाओं में मासिक धर्म संबंधी समस्याएं और संक्रमण का खतरा अधिक होता है। इसके साथ मेंटल हेल्थ इश्यू भी बन जाते हैं। डायबिटीज डिप्रेशन जो मानसिक तनाव और चिंता का कारण होता है। डायबिटीज डिमेंशिया, डायबिटीज के कारण भूलने की बीमारी, अल्जाइमर का खतरा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से यदि देखा जाए, निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि डायबिटीज एक साइलेंट किलर है जो शरीर के लगभग हर अंग को प्रभावित कर सकता है। इसे नियंत्रित करने के लिए नियमित जांच, स्वस्थ आहार, व्यायाम, तनाव का प्रबंधन बहुत जरूरी है। तो डायबिटीज के कारण जो प्रॉब्लम एक व्यक्ति में होते हैं उसे हम लोग जान चुके हैं। साथ ही एसीपी के भ्रांतिपूर्ण गाइडलाइन को भी हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे डायबिटीज के जो टेस्ट होते हैं उन्हें वास्तव में कितना होना चाहिए, जिससे हम हमेशा अपने स्वास्थ्य को सही स्तर पर बनाए रख सकें। चलिए इसे जानते हैं। नॉर्मल ब्लड शुगर और इंसुलिन से संबंधित प्रमुख टेस्ट के सामान्य मानक को हमें हमेशा याद रखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली ही हमें अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। फास्टिंग ब्लड शुगर को हमेशा 70 to 100 के बीच होना चाहिए। इसके अलावा पीपी यह लेस देन 140 होना चाहिए। रैंडम ब्लड शुगर हमेशा लेस देन 200 होना चाहिए। बेहतर होगा कि ये 180 के नीचे रहे। HbA1c 5.7 से नीचे होना चाहिए। सी पेप्टाइड फास्टिंग 0.5 से 2 के बीच होना चाहिए और पीपी 1 से 3 के बीच होना चाहिए। सेरम इंसुलिन फास्टिंग 2 से 20 के बीच होना चाहिए, 2 से 20 के बीच होना चाहिए और पीपी 5 to 50 होना चाहिए। याद रखें, फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट करने से पहले कम से कम 8 से 12 घंटे तक कुछ ना खाएं। पीपी ब्लड शुगर भोजन के 2 घंटे के बाद दें। रैंडम ब्लड शुगर कभी भी किया जा सकता है, लेकिन डायबिटीज की पुष्टि के लिए अन्य टेस्ट की आवश्यकता होती है। HbA1c पिछले 2-3 महीने के औसत ब्लड शुगर को दर्शाता है। सी पेप्टाइड शरीर में इंसुलिन उत्पादन की क्षमता को आकलन करने के लिए किया जाता है। सेरम इंसुलिन डायबिटीज और इंसुलिन प्रतिरोध का मूल्यांकन करता है। मेजरमेंट यहां पर बतलाया गया है, उससे थोड़ा भी अप एंड डाउन होने पर आप तुरंत अपने निकट के अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें और अपना इलाज करवाएं। तो ये था डायबिटीज से जुड़ा हुआ पूरा सच, और साथ ही एसीपी ने जिस गाइडलाइन को दिया है उसमें कितनी त्रुटियां हैं और जिसके आधार पर संसार में डायबिटीज का इलाज किया जाता है, आप खुद समझ सकते हैं कि इस तरह से इलाज करवाने पर क्या हो सकता है। तो ये गाइडलाइन जिसे एसीपी ने जारी किया है, आप समझ सकते हैं कि कितना भ्रांतिपूर्ण और हानि पहुंचाने वाला है। इससे शुगर ठीक होने के स्थान पर और भी बढ़ता जाएगा। साथ में इससे जुड़ी हुई जिन रोगों को मैंने बतलाया है वे सभी रोग भी एक व्यक्ति में होते चले जाएंगे। और इससे फायदा किनका होगा? स्पष्ट है कि एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को अधिक से अधिक दवाइयां बिकेंगे और फिर अधिक से अधिक पैसे का सृजन ये कर पाएंगे। तो ये था डायबिटीज से जुड़ा हुआ सच और एलोपैथी में इसका कैसे उपचार किया जाता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से एसीपी शुगर पेशेंट के लिए जिन मानदंडों को निर्धारित की है वो कितना अधिक है, और यदि इस मापदंड को लेकर चला जाए तो निश्चित रूप से शुगर पेशेंट की समस्या बढ़ेगी और साथ में उन्हें शुगर से जुड़ी हुई अन्य बीमारियां भी होगी, जैसे कि नर्व डिजीज, इम्पोटेंसी, किडनी की समस्या, लीवर की
समस्या, आंखों की समस्या, स्वास्थ्य का लगातार गिरता चला जाना, वजन का घटते चले जाना और भी इसके साथ जो भी लगी हुई समस्याएं होती है वो भी एक शुगर के पेशेंट को होगी। उनके गम, उनके दांतों की समस्या भी बढ़ेगी। जिस मेजरमेंट को मैंने बतलाया है उस मेजरमेंट को ही फॉलो करना चाहिए, तभी हम अपने आप को शुगर जैसे खतरनाक महामारी से बचा पाएंगे।